हेलो स्टूडेंट्स, रेट में अपने पिछले वीडियो में गति से रिलेटेड पढ़ रहे थे कि अपने पास गति से रिलेटेड जो राशियां हैं, पहले अपने पढ़ा था दूरी विस्थापन, फिर अपने पढ़ा चाल, वेग और त्वरण। इसी तरह से अपने रीड किया था स्थिति समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। अब अपने पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण, यानी अपने गति पढ़ रहे हैं और गति में मोशन में अपने क्या पढ़ रहे हैं, एक समान त्वरित गति के समीकरण। यानी अपने पास जो गति है उस गति को अपने किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा अपने व्यक्त करते हैं, वो अपने पास क्या है, गति के समीकरण है। लेकिन किस गति के समीकरण है? एक समान त्वरित गति के समीकरण है। एक समान त्वरित गति के समीकरण जो है वो तीन है अपने पास। कौन कौन से हैं? प्रथम समीकरण जो है, प्रथम समीकरण अपने पास है v = u + at। द्वितीय जो समीकरण है, द्वितीय समीकरण s = अपने पास है ut + ½ at²। और थर्ड जो इक्वेशन अपने पास, तृतीय जो समीकरण है, तृतीय समीकरण अपने पास है क्या, v² = u² + 2as। अपने पास ये तीन गति के समीकरण हैं, इनके डेरिवेशन है, उन पे अपने को जाने की ज़रूरत नहीं भी किस तरह से इनको ड्राइव किया जाता है, वो अपने काम का नहीं है। अपने ये यूज कैसे होते हैं वो अपने देखेंगे। तो ये गति का प्रथम समीकरण है v = u + at, ये s = ut + at, गति का ½ at², गति का दूसरा समीकरण है। थर्ड अपने पास है v² = u² + 2as। अब अपने पास ये आता है कि अपने पास यहाँ ये जो विभिन्न प्रकार के अपने प्रतीक काम में ले रहे हैं, इन प्रतीकों का मतलब क्या है? अपने पास u जो है वो कहलाता है प्रारंभिक वेग। u को अपने प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग कहते हैं। v जो है, v अपने पास है अंतिम वेग, पिंड का अंतिम वेग। a अपने पास है त्वरण, a अपने पास एक समान त्वरण। t जो है वो अपने पास है समय, t समय है। और अपने पास s जो है, s अपने पास है पिंड का विस्थापन। ये अपने पास राशियां जो इन समीकरणों में प्रयुक्त की गई है वो क्या है? अपने पास प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और विस्थापन। इन समीकरणों का अपने उपयोग कैसे करें, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, कैसा क्वेश्चन इन पे आ सकता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने इन इक्वेशंस का उपयोग करेंगे। जैसे एक सिंपल सा अपने पास एग्जांपल है, अपने पास एक कार को ब्रेक लगाकर रोका जाता है जिससे उसमें अवमंदन 6 मीटर/सेकंड² उत्पन्न होता है और कार 2 सेकंड में रुक जाती है। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कार द्वारा यानी रुकने से पहले कार ने कितनी दूरी तय की, वो दूरी अपने को क्या करनी है, तय करनी है। अपने को ये कहता है एक कार ब्रेक लगाकर कार को रोका जाता है, इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अपने इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका अंतिम जो वेग है यानी v = अपने पास क्या हो जाएगा, 0। कार के ब्रेक लगाकर अपने उसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो कार का अंतिम वेग अपने पास क्या आ गया, 0। v = अपने पास हो जाएगा 0। दूसरा अपने पास है अवमंदन के बारे में अपने बात की थी कि अवमंदन किसे कहते हैं? जो ऋणात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण को अपने क्या कहते हैं, अवमंदन कहते हैं। तो a = -6 मीटर/सेकंड²। थर्ड अपने को दिया हुआ है कि ये कितने समय के लिए, t = 2 सेकंड के लिए। अपने को क्या करना है, कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है।
इसके लिए अपने क्या करेंगे, इसके लिए पहले अपने गति का प्रथम समीकरण यूज करेंगे और गति का प्रथम समीकरण यूज करके इस कार का प्रारंभिक वेग ज्ञात कर लेंगे। प्रारंभिक वेग जब अपने पास आ जाएगा, फिर अपने पास प्रारंभिक वेग होगा, त्वरण होगा और समय होगा, तो अपने इस पिंड द्वारा या कार द्वारा तय की गई दूरी जो है वो ज्ञात कर लेंगे। किस तरह से? गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण अपने पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे v अपने पास है 0 इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस a का मान है -6 इंटू टी 2, अपने पास u इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। यानी अपने पास क्या आ गया, प्रारंभिक वेग की जो वैल्यू है वो 12 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। अब अपने से पूछ रहा है कि कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो गति का दूसरा समीकरण अपने यूज कर देंगे। द्वितीय समीकरण जब अपने यूज करेंगे तो s इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u अपने पास है 12, t अपने पास है 2 प्लस अपने पास आ जाएगा हाफ इंटू a अपने पास है क्या -6 इंटू टी स्क्वायर अपने करेंगे तो t की वैल्यू अपने पास 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे अपने पास आ जाएगा 4, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ गया 24 माइनस 12, ये अपने पास आ जाएगा 12 मीटर। यानी अपने पास कार के द्वारा तय की गई जो दूरी है उस दूरी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या करेंगे, गति के समीकरणों का उपयोग करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं और उन क्वेश्चन के बेस पे अपने क्या करेंगे, इनको सोल्व आउट करेंगे। तो इनको यूज कैसे करना है समीकरणों को, वो बात थी अपने पास। अब आता है अपने पास एक समान त्वरित गति कर रहे पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। एक समान त्वरित गति कर रहे पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या मीनिंग है? nवें सेकंड में तय की गई दूरी, जैसे मान लो कोई पिंड गति कर रहा है तो अपने पास क्या है, वो 10 सेकंड तक गति करता है। वो पिंड क्या करता है, 10 सेकंड तक गति करता है। तो उसने 9 से लेकर 10 सेकंड कंप्लीट होने में कितनी दूरी तय की, वो होती है 10वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसी तरह से अपने पास है nवें सेकंड में तय की गई दूरी। nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए अपने पास फॉर्मूला है, मैं इसको d से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। nवें सेकंड में तय की गई दूरी d इज इक्वल टू अपने पास होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n प्लस 1, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, 2n माइनस 1, ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। d इज इक्वल टू होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। इससे अपने क्या करेंगे, nवें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, अभी अपने बात करते हैं, फिर अपने इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आता है मुक्त पतन, फ्री फॉल बोलते हैं इसको, फ्री फॉल। मुक्त पतन क्या चीज़ है? अपने क्या करते हैं, किसी पिंड को जब अपने क्या करते हैं, इसे छोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल बोलते हैं। एक होता है फेंकना, जब अपने फेंकते हैं तब उसको कोई प्रारंभिक वेग देते हैं, लेकिन मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब अपने किसी पिंड को इस तरह से छोड़ते हैं तब पिंड क्या करता है, गुरुत्वीय बल के अधीन गति करता है। जब पिंड गुरुत्वीय बल के अधीन गति करता है तो पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। तो अपने पास गति के समीकरण पहले अपने क्या करते हैं, गति के समीकरण गुरुत्वीय बल के अधीन अपने पास गति के जो समीकरण है वो क्या हो जाएंगे, वो अपने पास आ जाएगा क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एस की जगह अपने h यूज करेंगे, h इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
तीसरा अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास था v स्क्वायर इज इक्वल टू था u स्क्वायर प्लस 2gh। अपने पास जब भी गुरुत्वीय बल के अधीन गति होती है, एक चीज़ अपने इसमें ध्यान रखना होता है कि पिंड नीचे की तरफ गति कर रहा है तो अपने जी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर पिंड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं अपने तो जी को फिर अपने क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर अपने पास पिंड जो है, पिंड नीचे की तरफ गति कर रहा है तो जी को अपने क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर पिंड ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो जी को क्या करेंगे, माइनस वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये गति के समीकरण होते हैं किसके अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन। अब आता है फ्री फॉल, मुक्त पतन। मुक्त पतन में क्या होगा, मुक्त पतन में होता है जब अपने किसी पिंड को इस तरह से छोड़ते हैं, इस तरह से जब छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0। मुक्त पतन के लिए अपने पास क्या होगा, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तब अपने पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा gt। अपने इन्हीं समीकरणों को यूज कर रहे हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt। h इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड अपने पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2gh। ये मुक्त पतन के लिए होता है। गुरुत्वीय बल के अधीन गति के समीकरण ये है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पिंड नीचे की तरफ गति कर रहा है तो अपने पास जी क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर पिंड ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो जी को अपने नेगेटिव लेंगे। अब अपने पास अगर मुक्त पतन है तो ये आ जाएगा। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन आता होता है कि एक पिंड जो है वो गुरुत्वीय बल के अधीन मुक्त पतन करता है। पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। एक पिंड फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त पतन कर रहा है, और वो मुक्त पतन कैसे कर रहा है, मुक्त पतन जो है वो अपने पास क्या होता है, गुरुत्वीय बल के अधीन होता है। गुरुत्वीय बल के अधीन अपने पास मुक्त पतन होता है। फ्री फॉल कर रहा है पिंड, जब पिंड फ्री फॉल कर रहा है तब अपने पास उसके द्वारा प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड और इस तरह से तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। अपने अभी ज्ञात किया था nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला था d इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। ये अपने पास फॉर्मूला था। अपने पास क्या है कि मुक्त पतन है, तो मुक्त पतन में अपने पास क्या होगा, मुक्त पतन में अपने पास u इज इक्वल टू 0 होगा। प्रारंभिक वेग मुक्त पतन में क्या होता है, 0। त्वरण a इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। पतन हो रहा है, नीचे की तरफ कर रही है वस्तु, g अपने पॉजिटिव लेंगे। तो प्रथम सेकंड के लिए फर्स्ट सेकंड में अपने पास क्या होगा, फर्स्ट सेकंड में अपने पास आ जाएगा क्या, d1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 0 प्लस हाफ g 2 इंटू 1 माइनस 1, ये अपने पास 2 में से 1 गया 1, ये अपने पास आ जाएगा हाफ g। सेकंड में अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड में अपने पास d2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस हाफ g इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 अपने पास आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, ये आ जाएगा 3/2 g। थर्ड सेकंड के लिए अपने पास आ जाएगा क्या, थर्ड सेकंड में अपने पास इसके द्वारा जो डिस्टेंस होगी वो d3 इज इक्वल टू अपने पास आएगा 0 प्लस हाफ g इंटू अपने पास 2 इंटू अपने पास 3 माइनस 1, 6 में से 1 गया 5/2 g एंड सो ऑन। इसी टाइप से अपने पास हो रहा है। अब इन दूरियों का अगर अपने अनुपात ज्ञात करें तो अपने पास ये अनुपात आ जाएगा d1 अनुपात, d2 अनुपात, d3 अनुपात एंड सो ऑन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। इनका अनुपात ज्ञात करोगे, g/2 सब में है, g/2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1:3:5 एंड सो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या है, जब कोई वस्तु मुक्त पतन करती है तो उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात जो है वो 1:3:5 ये होता है, या तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड ग्रेड साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है ये डी। इसे गैलीलियो का विषम संख्या संबंधी नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का विषम संख्या संबंधी नियम।
ये जो है इसे गैलीलियो का विषम संख्या संबंधी नियम भी कहते हैं, या यूं कहें कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन करती है तो मुक्त पतन में वस्तु द्वारा क्रमागत समय में तय की गई दूरियों का जो अनुपात होता है वो अनुपात अपने पास क्या होता है, 1:3:5 ये होता है। तो ये था अपने पास मुक्त पतन के लिए अपने पास तय की गई दूरियों का अनुपात। नेक्स्ट अपने पास आता है वर्तुल गति। वर्तुल गति क्या है? गति का ही पार्ट पढ़ रहे हैं अपने। वर्तुल गति, वर्तुल गति, या इसको अपने यूं कह सकते हैं वर्ताकार गति, वर्ताकार गति। यानी अपने पास क्या है, वर्तुल गति पढ़नी है। जब कोई पिंड किसी अक्ष के चारों तरफ गति करता है तो उस पिंड की गति को क्या कहते हैं, वर्तुल गति कहा जाता है। जैसे अपने पास क्या है, कोई पिंड है और वो पिंड क्या कर रहा है, अपने पास ये उसका घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष के चारों तरफ क्या कर रहा है, इस तरह से वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो ऐसी गति क्या कहलाती है, वर्तुल गति कहलाती है। जैसे पंखे की गति है, वर्तुल गति है। अब क्या होता है अपने पास वर्तुल गति में अपने पास क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपने को ज्ञात करना है। वर्तुल गति में जो विस्थापन होता है उसको अपने कोणीय विस्थापन नाम देते हैं। वर्तुल गति में जो वेग है उसे कोणीय वेग, त्वरण को कोणीय त्वरण कहते हैं। और ये अपने पास वैल्यूज क्या होती है अपने को उसके बारे में पढ़ना है। अपने मान लेते हैं कि एक पिंड जो है वो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। एक पिंड है जो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में इस तरह से गति कर रहा है। ये केंद्र है O जिसके सापेक्ष घूर्णन कर रहा है। r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में इस तरह से गति कर रहा है। किसी क्षण t पर या किसी क्षण 0 पर यानी प्रारंभिक समय पर पिंड A बिंदु पर था और t समय पर ये पिंड जो है B बिंदु पर चला जाता है। प्रारंभ में t = 0 पर, t = 0 पर कहाँ था, कहाँ A बिंदु पर था, और t समय पर ये कहाँ पहुँच जाता है, B बिंदु पर। इसका OA जो अक्ष है OA, ये OA इस समय अंतराल में कहाँ पहुँच जाता है, OB पर पहुँच जाता है। तो OB द्वारा OA के साथ बनाया गया जो कोण है, इस कोण को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन अपने पास क्या है, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन अपने पास आ जाएगा क्या, कोण BOA = डेल्टा थीटा। यानी कण का प्रारंभिक सदिश OA समय अंतराल डेल्टा t = आ जाएगा t-0, इसमें कहाँ पहुँच गया, OB पर पहुँच गया। तो OB द्वारा OA के साथ बनाया गया जो कोण है इसे क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक अपने पास इसका क्या आता है, ये कोण है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो कोणीय विस्थापन जो होता है इसका मात्रक होता है रेडियन। कोणीय विस्थापन का SI पद्धति में मात्रक अपने पास क्या होता है, रेडियन होता है। ये राशि कैसी है, ये राशि सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। और कैसा सदिश है ये अक्षीय सदिश है। अपने सदिशों को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक अपने ध्रुवीय सदिश पढ़ा था और एक अपने अक्षीय सदिश पढ़ा था। ये अक्षीय सदिश है यानी घूर्णन गति से संबंधित है। तो ये अपने पास कोणीय विस्थापन आ गया। अब आता है कोणीय वेग। नेक्स्ट अपने पास है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे कोणीय वेग कहते हैं। मान लेते हैं t1 समय पर कण की स्थिति A थे, t2 समय पर कण की स्थिति B है। इसका कोणीय विस्थापन जो है वो डेल्टा थीटा है, ये t2 समय। तो अपने पास समय अंतराल कितना हो जाएगा, समय अंतराल डेल्टा t हो जाएगा। और इस डेल्टा t समय अंतराल में कोणीय विस्थापन अपने पास क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। तो कोणीय वेग अपने पास ओमेगा एवरेज औसत कोणीय वेग आ जाएगा डेल्टा थीटा बटा डेल्टा t। या यूं कह सकते हैं कि अगर अपने पास अलग तरह से भी अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं इसको कि अगर अपने पास क्या है t1 समय पर कण A पे है, इसको O नेम दे देते हैं, सॉरी कोई नेम अलग दे देते हैं, अपने A नेम इसको दे देते हैं, ये B है। ये अपने पास क्या है θ1, और t2 समय पर ये C पर पहुंच जाता है, ये इसकी कोणीय स्थिति होगी θ2।
तो अपने यहाँ से विस्थापन ज्ञात करना हो तो θ2 माइनस θ1 से ज्ञात कर लेंगे। समय अंतराल अपने पास क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। तब अपने पास क्या है, औसत कोणीय वेग ये आ गया, यानी कोणीय विस्थापन बटा कोणीय समय क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। परंतु यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, यानी समय अंतराल बहुत अल्प हो, अगर समय अंतराल बहुत अल्प है तो तात्क्षणिक कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा डी थीटा बटा डी टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है उसे कोणीय वेग कहते हैं। और इसका मात्रक एसआई पद्धति में इसका मात्रक जो है, मात्रक अपने पास क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। मात्रक इसका क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ये अपने पास इसका मात्रक है। तीसरा अपने पास आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण क्या है, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। कोणीय त्वरण को अपने किससे लिखेंगे, अल्फा से लिखेंगे। अपने पास t1 समय पर अगर कोणीय वेग जो है वो ओमेगा 1 है, t2 समय पर कोणीय वेग ओमेगा 2 है, तो समय अंतराल अपने पास क्या आ जाएगा, समय अंतराल अपने पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। और कोणीय वेग में परिवर्तन जो है वो अपने पास आ जाएगा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तब अपने पास औसत कोणीय त्वरण आ जाएगा अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बटे डेल्टा टी। यदि समय अंतराल अल्प हो, यानी समय अंतराल मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब होता है कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा समय अंतराल है जो 0 की ओर क्या है, अग्रसर है, तब अपने पास अल्फा एवरेज जो है वो किस में बदल जाता है, तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा में बदल जाता है। कब, यदि डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, तो अपने पास तात्क्षणिक कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, यानी अल्फा अपने पास आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहा जाता है। कोणीय त्वरण भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा उसी अक्ष के अनुदिश होती है जिस अक्ष के अनुदिश वो क्या करता है, घूर्णन करता है। अपने पास ये अक्षीय सदिश है। ये भी इसका अपने पास मात्रक अपने पास आ जाएगा क्या, मात्रक आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का जो मात्रक है ये सदिश राशि है। कोणीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। मात्रक इसका कैसा है, मात्रक इसका है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था अपने पास घूर्णन गति। अब आता है अपने पास रेखीय गति, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। रेखीय वेग जो है, रेखीय वेग को अपने v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सीधा संबंध लिखवा रहा हूँ आपको, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या है, v इज इक्वल टू अपने पास होता है r ओमेगा, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। v रेखीय वेग है, r वर्ताकार पथ की त्रिज्या है और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है। v अपने पास क्या है, रेखीय वेग r वर्ताकार पथ की त्रिज्या और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग। ये इन दोनों में संबंध होता है। जब कोई पिंड वर्ताकार पथ में गति करता है तो पिंड के विभिन्न कणों का कोणीय वेग समान होता है परंतु उनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। सेम पृथ्वी पर भी ये कंडीशन लागू होती है कि जब पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो इसके अक्ष के नज़दीक जो पिंड है, पृथ्वी के अक्ष के जो निकट स्थित पिंड है वो पिंड क्या होते हैं, अक्ष के नज़दीक है तो उनके लिए r कम होता है, तो उनका रेखीय वेग क्या होता है, कम होता है। ओमेगा वही रहेगा
जैसे जैसे अपने पृथ्वी के तल इस अक्ष से केंद्र पृष्ठ की तरफ जाएंगे तो पृष्ठ पर स्थित जो कण होंगे उनके लिए r का मान अधिक होगा, तो उनका मान क्या होता जाएगा, इस रेखीय वेग का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जबकि कोणीय वेग पिंड पृथ्वी के सभी कणों का कोणीय वेग क्या है, समान है। इसी तरह से अपने पास संबंध होता है रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, कोणीय त्वरण में संबंध। इसमें अपने पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू अपने पास होता है आर अल्फा। ए अपने पास फिर रेखीय त्वरण है, आर वर्ताकार पथ की त्रिज्या है और अल्फा अपने पास क्या है, कोणीय त्वरण है। अब आता है अपने पास घूर्णन गति के समीकरण या वर्तुल गति के, वर्ताकार गति के क्या है, समीकरण। समीकरण अपने पास क्या है, एक समान त्वरित गति के समीकरण। समीकरण 3 है उसी तरह से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। सेकेंड अपने पास इसमें थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड अपने पास होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ ओमेगा जो है, ओमेगा 0 ये प्रारंभिक वेग है, ओमेगा अंतिम वेग है, अंतिम वेग, अल्फा कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण, थीटा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, और टी जो है वो अपने पास क्या है, समय। तो ये अपने पास घूर्णन गति के लिए अपने पास क्या हो गए, समीकरण हो गए। नेक्स्ट अपने पास आता है, ये अपने पास थी वर्तुल गति। नेक्स्ट अपने पास है आवर्त गति। आवर्त गति में अपने पास क्या है, देखिए आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन सिंपल सा अपने पास है कि आवर्त गति है क्या चीज, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, ऐसी गति जिसकी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। यानी निश्चित अपने पास क्या है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, उस पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगी, ये गति दोहराई जाएगी। तो निश्चित समय अंतराल के बाद, समय अंतराल के बाद अगर गति दोहराई जाती है तो उस गति को अपने क्या कहते हैं, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और एक फिक्स टाइम अपने पास है, टाइम इंटरवल है। फिक्स टाइम इंटरवल क्या है कि ये 365 से 1/4 दिन में अपना एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगाती है। तो इसकी जो गति है वो कैसी गति है, आवर्त गति है। इसी तरह से चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ये भी एक आवर्त गति है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपनी गति को बार बार दोहराता है। इसी तरह से घड़ी की सुइयां जो है, घड़ी की जो सुइयां होती है वो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो वो भी अपने पास क्या हो गया, आवर्त गति हो गई। तो आवर्त गति क्या होती है, वह गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराई जाती है, उस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। दूसरा अपने पास आता है दोलन गति। दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई पिंड अपनी गति को एक निश्चित या मध्य अवस्था के इर्द गिर्द, निश्चित अवस्था कह सकते हैं अपने, या मध्य अवस्था ज़्यादा अच्छा शब्द होता है, कि मध्य अवस्था के इर्द गिर्द जब अपने गति को बार बार दोहराता है, मध्य अवस्था के इर्द गिर्द निश्चित समय अंतराल के पश्चात जब कोई पिंड अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। दोलन गति के उदाहरण झूला, सबसे अच्छा सा उदाहरण अपने पास क्या है, झूला जो है। झूला क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपने गति को बार बार दोहराता है। अपने पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ आधार से बांध दें और दूसरे से एक पिंड लटका दें, इस पिंड को खींचकर छोड़ें, तो ये पिंड क्या करता है, इस अवस्था के दोनों तरफ अपनी गति को क्या करेगा, बार बार दोहराता है। इसी तरह से सरलोलक, सिंपल पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम अपने पास क्या है, एक धागा होता है, उस धागे से एक दृढ़ पिंड जुड़ा होता है, और इस दृढ़ पिंड को अगर इसकी मध्य अवस्था से खींचकर छोड़ दें तो ये क्या करता है, मध्य अवस्था के इर्द गिर्द
दोलन करता है। ऐसी जो गति होती है इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। इसको कंपन भी कह देते हैं। अगर ये अपने पास क्या हो, विस्थापन का मान कम हो, मध्य अवस्था से विस्थापन का मान कम हो, तो फिर इसको क्या बोल देते हैं, कंपन भी कह देते हैं। तो ये अपने पास गति थी। अब यहाँ बात आती है कि आवर्त गति और दोलन गति में क्या अंतर है। ध्यान रखिए, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है। प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। प्रत्येक दोलन, अगर कोई दोलन गति है तो वो निश्चित रूप से क्या है, आवर्त गति है, परंतु प्रत्येक आवर्त गति जो है वो दोलन गति नहीं। जैसे घड़ी की सुइयां है, घड़ी की सुइयां क्या कर रही है, आवर्त गति कर रही है, लेकिन वो दोलन नहीं कर रही है, टू एंड फ्रो की मोशन नहीं है, वो एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को बार बार नहीं दोहरा रही है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा और याद रखने वाला स्टेप है कि दोलन गति और आवर्त गति में क्या रिलेशन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है कि प्रत्येक दोलन गति जो होती है वो आवर्त गति होती है, परंतु प्रत्येक जो आवर्त गति होती है वो दोलन गति नहीं होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है, इस गति से संबंधित कुछ शब्दावली है, थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, शॉर्ट में उस शब्दावली को जान लेते हैं, फिर अपने आगे का पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, टाइम पीरियड जिसको कहते हैं। आवर्तकाल क्या है, किसी पिंड को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। किसी पिंड को एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे झूले की बात करें अपने, झूले की ये मध्य अवस्था है, झूले को यहाँ से अपने विस्थापित करते हैं, झूला यहाँ पहुँच गया, फिर ये वापस मध्य अवस्था में आएगा, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर ये वापस यहाँ मध्य अवस्था में। यानी अगर आपने मध्य अवस्था से शुरू किया तो ये एक बार यहाँ गया, एक बार अधिकतम विस्थापन इधर लिया, और फिर वापस जब यहाँ आएगा तब एक झूला पूरा होता है, और इसमें जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में लगा समय, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को अपने क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इस आवर्तकाल को अपने किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जो है वो क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट अपने पास आता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जिसको अपने बोलते हैं। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या या एक सेकंड में किए गए दोलनों की जो संख्या होती है उसे अपने क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को एन से, आवृत्ति को एफ से और न्यू से डिफरेंट नोटेशन यूज किए जाते हैं। एन भी यूज करते हैं, एफ भी यूज कर लेते हैं और न्यू भी यूज कर लेते हैं। तो एक सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है उसे आवृत्ति कहते हैं। मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक इसका होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज HZ से मोस्टली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मात्रक है इसका हर्ट्ज। आवर्तकाल और आवृत्ति में एक संबंध होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। आवृत्ति N = अपने पास होता है 1/T, यानी आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। आवर्तकाल जो है वो आवृत्ति का व्युत्क्रम और आवृत्ति जो है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ये अपने पास इन दोनों के अंदर क्या होता है, संबंध होता है, आवर्तकाल और आवृत्ति के अंदर। नेक्स्ट अपने पास आता है सरल आवर्त गति। जब कोई पिंड करता है तो सरल आवर्त गति क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM बोलते हैं इसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सरल आवर्त गति क्या है, देखिए सरल आवर्त गति में क्या होता है, जब अपने पिंड को उसकी मध्य अवस्था से विस्थापित करते हैं, पिंड को जो मध्य अवस्था से विस्थापित करते हैं तब क्या होता है, उस पिंड पर एक बल लगता है जो पिंड को पुनः उसकी मध्य अवस्था की ओर लाने का प्रयास करता है।
ये जो बल होता है, इस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यह प्रत्यानयन बल जो है वो पिंड को पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। यानी ऐसी गति जो प्रत्यानयन बल के अधीन होती है, उस गति को अपने क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। ऐसी गति जो प्रत्यानयन बल के अधीन होती है, उस गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। और ये जो प्रत्यानयन बल है, ये जो प्रत्यानयन बल है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसको। प्रत्यानयन बल जो होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और हमेशा विपरीत दिशा में होता है। प्रत्यानयन बल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्रत्यानयन बल विस्थापन के सदैव समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। तो ऐसी जो गति होगी, उस गति को क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी गति होती है जो प्रत्यानयन बल के अधीन होती है, तथा प्रत्यानयन बल जो होता है वो क्या होता है? विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में होता है। शॉर्ट में अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स अपने पास क्या है? विस्थापन है। या F इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस के एक्स। के एक समानुपाती नियतांक होता है जिसे क्या कहते हैं? बल नियतांक कहते हैं। के समानुपाती नियतांक जिसे क्या कहते हैं? बल नियतांक। मात्रक किसका होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है, पिंड जब सरल आवर्त गति करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है? जब पिंड सरल आवर्त गति करता है तो पिंड में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। पिंड की ऊर्जा, पिंड की ऊर्जा दो प्रकार की। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और नंबर 2 होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा किसकी वजह से होती है? पिंड की गति के कारण। गति के कारण कोई भी पिंड हो, अगर कोई पिंड गति करता है तो उसमें गति के कारण क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें भी गति के कारण क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। दूसरी अपने पास क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, किसी बल क्षेत्र में स्थिति या अभिविन्यास के कारण, किसी बल क्षेत्र में स्थिति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ कौन सा बल क्षेत्र है? प्रत्यानयन बल है। तो प्रत्यानयन बल क्षेत्र में, यानी बल क्षेत्र में स्थिति के कारण, स्थिति के कारण, बल क्षेत्र में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। पिंड की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। तो पिंड की ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो मिलकर क्या बनाती है? सरल आवर्त गति कर रही पिंड की कुल ऊर्जा, जिसे अपने यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ये जब भी कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। यानी पिंड की सरल आवर्त गति कर रहे, कंडीशन है ये, सरल आवर्त गति कर रहे, सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा नियत रहती है, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू नियतांक। जब पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। किस तरह से नियत रहता है? देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जब पिंड सरल आवर्त गति कर रहा पिंड मध्य अवस्था में होता है तो मध्य अवस्था में उसका वेग अधिकतम होता है। मध्य अवस्था में वेग अधिकतम होता है। मध्य अवस्था में वेग अधिकतम होता है, वेग अधिकतम। तो अपने पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा 0 होगी, ऊर्जा 0 होगी। मध्य अवस्था में जब भी कोई सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की बात कर रहे हैं अपने, जब भी अपने पास कोई पिंड मध्य अवस्था में होगा उसका वेग अधिकतम होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। अधिकतम विस्थापन की अवस्था में, अधिकतम विस्थापन की
अवस्था में अधिकतम विस्थापन की जो अवस्था होगी उसमें अपने पास क्या होगा, गतिज ऊर्जा, उसका वेग 0 होगा। अधिकतम विस्थापन की अवस्था में वेग 0 होता है, वेग 0, तो अपने पास गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा 0 होगी और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। अपने पास क्या होता है कि जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति कर रही पिंड के लिए क्या होता है, मध्य अवस्था में वेग का मान क्या होता है, अधिकतम। मध्य अवस्था में सिंपल सा एग्जांपल, जुल्ला झूलते हैं, जब जुल्ला बीच में आता है तो अधिकतम गति से गति करता है, यानी उसका वेग अधिकतम होता है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है उसका वेग कम होता जाता है और एकदम जब पीक पे जाता है तो एकदम रुक जाता है। रुकता है वो कंडीशन होती है अधिकतम विस्थापन की अवस्था। तो अधिकतम विस्थापन में जब वो जुल्ला रुक गया उस समय उसका वेग क्या हो गया, 0, वेग 0 हो गया तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 0। अब वो वापस आना शुरू करता है, जैसे जैसे वापस आता है मध्य अवस्था में आता है उस समय तक वो अधिकतम वेग गेन कर लेता है और अधिकतम जब वेग प्राप्त कर लेगा तो फिर वो दूसरी तरफ जाता है। तो बीच में यानी वो मध्य अवस्था जो है, मध्य अवस्था में उसका वेग अधिकतम, गतिज ऊर्जा अधिकतम, स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है। जब वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में दोनों तरफ किसी भी तरफ, तब वेग क्या होता है, 0 होता है। उस समय गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ऊर्जाओं का योग प्रत्येक स्थिति में क्या रहता है, नियत रहता है। किसके लिए, सरल आवर्त गति कर रहे पिंड के लिए। तो इस तरह से सरल आवर्त गति जो होती है, सरल आवर्त गति कर रहे पिंड की कुल ऊर्जा जो है यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है और ये कुल ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। थैंक्स।